तो देखो भाई, हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोगों ने एटम को समझा था, परमाणु को समझा था, और हमने देखा था कि जो परमाणु होता है, कभी भी जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु की बाह्य सेल में होता है, आउटर सेल में होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है, वो कहां होती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन कहां होती है। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है यानी कि विद्युत क्या होता है, तो हमने देखा था विद्युत कैसे चलता है। उसके बाद हमने देखा था विद्युत के रास्ते में आने वाले अवरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंडक्टेंस, चालकत्व, और चालक क्या होते हैं। क्लियर हो गया ना। चालक कुचालक भी हमने पढ़े थे। आज जो हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स, यानी कि जो हमारे तार होते हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं कि तारों को कैसे कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे भाई, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स होता है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर से आपकी परीक्षा में बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं। अभी आज हम इसी को देखने वाले हैं, और आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत ही छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा भाई, जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स। क्लियर हो गया ना। तारों का संयोजन आप इसे कह सकते हैं, यानी कि तारों को जोड़ने की प्रकार। तो याद रखेंगे अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक हो गया, वो हम पढ़ने वाले हैं तार जो होता है हमारे, तारों का संयोजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स, ध्यान से सुनेंगे भाई। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वायर। ध्यान से सुनेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर की बात करने वाले हैं आज हम। वायर मतलब होता है जो आपके घरों में तार, बिजली का जो तार होता है, तारों का संयोजन, यानी कि तार का संयोजन मैं लिख देता हूं, तार का संयोजन। देखो भाई, जो तारों को जोड़ने का तरीका होता है, तारों का संयोजन दो तरीके से होता है। कनेक्टिंग ऑफ वायर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स। अगर हम बात करेंगे सबसे पहली बार, क्लियर हो गया, आई रिपीट, जो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन इन सीरीज। आई रिपीट, जिसे हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन इन सीरीज। ध्यान से सुनेंगे। अगर हम बात करेंगे सबसे पहली बार श्रृंखला में तारों को जोड़ना, यानी कि कॉम्बिनेशन इन सीरीज। याद रखेंगे, श्रृंखला में जोड़ना, ऐसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं हिंदी में भी लिख दूंगा। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है पैरेलल, समांतर। दो तरीके से हम तारों को जोड़ते हैं, बस आप समझते रहिए। एक होता है समांतर श्रेणी, क्लियर हो गया ना, या तारों का संयोजन। एक होता है समांतर संयोजन, और याद रखेंगे दूसरा होता है श्रृंखला संयोजन। आई रिपीट, दूसरा जो होता है वो होता है श्रृंखला संयोजन। देखो भाई, अब मान लो एक दो तार हैं, हमने, ध्यान से सुनेंगे, तार हैं, हम लोग यहाँ पर को अभी तारों के साथ साथ तारों के रास्ते में आने वाले अवरोध को भी देखेंगे। आई रिपीट, हम तारों के रास्ते में आने वाले अवरोध को भी देखेंगे। मान लेते हैं एक यहां पर से एक है वायर R1, यानी कि एक ये वायर है। चलिए मैं आप लोगों को ऐसे बता देता हूं, ये है एक वायर, ठीक हो गया ना। इसमें है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस R1। एक है हमारे पास वायर जिसे हमने बोला R2। ध्यान से सुनना, ऐसे ही मैं दो वायर यहां पर कोई बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। चलो एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको मैं बीच में बनाता हूं, ध्यान से समझना। इस साइड हम लोग सीरीज पढ़ेंगे और इस साइड हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे। तो मैं बीच में बनाता हूं। मान लो ये एक तार है जिसमें एक प्रतिरोध है R1, ऐसे ही मैंने एक और तार बनाया जिसमें एक प्रतिरोध है R2। अब इन दोनों तारों को अगर आपने सीरीज में जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों तारों को अगर आपने पैरेलल में जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे। अगर आपने सीरीज में जोड़ना है, देखो समांतर, ये पहले आप लोग समझेंगे, समांतर में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। आपको पता है दो, मैंने बोला कि दो लाइनें पैरेलल जा रही हैं, ये और ये। जैसे मैंने आपको पढ़ा है नदी तंत्र में गंगा और यमुना पैरेलल चलती है, तो मैंने आपको क्या बताया, यहां पर जैसे गंगा निकल के आगे गई, इसी के बगल से पैरेलल समांतर यमुना भी आगे गई। समांतर होता है एक के साथ एक। तो याद रखेंगे, अगर हमें दो तारों को समांतर जोड़ना है, आई रिपीट, अगर हमें दो तारों को समांतर जोड़ना है तो यहां पर को भी जो श्रृंखला आएगी वह एक के नीचे एक आएगी। क्लियर हो गया ना, एक के नीचे एक आएगी। देखिएगा, एक के नीचे क्या आएगा, एक आएगा, और ये ऐसे करके क्या जुड़े होंगे, तारों से जुड़े होंगे, R1 एंड R2। अगर सीरीज में बोलेंगे श्रृंखला, श्रृंखला मतलब एक के बाद एक। तो याद रखेंगे भाई, यहां पर को ये हो गया R1, ऐसे ही करके इसी के पीछे से जोड़ देंगे हम, ये हो गया R2, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब मान लो यहां पर से बनने वाले न्यूमेरिकल, अगर मैंने बोला, ध्यान से सुनना, मैं यहीं पर को न्यूमेरिकल बताता हूं। ये दो तार थे भाई, ठीक हो गया, ये दो तार थे, एक हमने ऐसे जोड़ा और एक हमने ऐसे जोड़ा।
अब मान लो अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि दो तार हैं, मैंने बोला दो तार हैं मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, ठीक हो गया। मैंने बोला मेरे पास ये दो तार हैं, ठीक हो गया ना। मैंने बोला ये दो तार हैं मेरे पास, एक में प्रतिरोध रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्रतिरोध को हम नापते हैं ओम में। मैंने बोला ये एक वायर है, इसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस है। मैंने बोला ये दूसरा वायर है, इसमें 3 ओम का रेजिस्टेंस है। मैंने बोला पहले वाले में 4 ओम का प्रतिरोध है, दूसरे वाले में 3 ओम का प्रतिरोध है। अब मैंने बोला कि भाई तुम्हारे पास ये दोनों तार हैं, इन दोनों तारों को तुमने एक तो जोड़ रखा है पैरेलल में और एक जोड़ा हुआ है समांतर में। पैरेलल में, समांतर में, दोनों में कुल प्रतिरोध याद करो। दो तारों को अलग अलग तरीके से जोड़ा, दोनों तारों का अलग अलग प्रतिरोध है। दोनों तारों को जोड़ने के बाद कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करो। तो याद रखेंगे दोस्त, अगर आपसे सीरीज में बोलेगा जैसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है तो आर नेट मतलब होता है कुल प्रतिरोध। आर मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। अगर मैं बोलूंगा कुल प्रतिरोध तो R1 प्लस R2, डायरेक्ट आप लोग प्लस कर देंगे। मगर यहां पर कोई एक के नीचे एक है, तो यहां पर को जो कुल प्रतिरोध होगा भाई, जो यहां पर को टोटल रेजिस्टेंस होगा, कुल प्रतिरोध होगा, वो 1/R1 प्लस 1/R2। तो मैं इसको लिखता हूं 1/R नेट। नेट मतलब होता है कुल, तो 1/R1 1/R2, ये हो गया आप लोगों का कुल प्रतिरोध। यहां पर से दो न्यूमेरिकल बढ़िया बनते हैं, क्लियर हो गया। आई रिपीट, यहां पर से दो बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं। मगर यहां पर से एक और चीज हो सकती है, आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। ये तो हो गया एक हल्का सा न्यूमेरिकल। मान लो अब यहां पर से अगर थोड़ा सा हाई लेवल के न्यूमेरिकल बनाएगा, वो कैसे बनाएगा, मगर पहले उससे पहले एक दो इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर हो गया, ध्यान से सुनते रहेंगे बस। हम उससे पहले एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने बोला सबसे पहले, क्लियर हो गया, मैंने बोला सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल है, क्लियर हो गया ना। मैंने बोला दो तार हैं, क्लियर हो गया। मैंने बोला दो तार हैं, एक ये तार है, क्लियर हो गया। दूसरा तार भी इसी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। मैंने बोला पहले वाले में जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का है, और मैंने बोला जो दूसरे वाले में प्रतिरोध है, दूसरे वाले में प्रतिरोध है वह 7 ओम का है। क्लियर हो गया ना। पहले वाले में प्रतिरोध 5 ओम का है, दूसरे वाले में प्रतिरोध 7 ओम का है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कुल प्रतिरोध, तो आपको पता है अगर सीरीज में जोड़ा हुआ है तो R1 प्लस R2 होता है, तो ये जाएगा 5 प्लस 7 बराबर कुल मिलाकर 12। मान लो इसी को मैंने अगला क्वेश्चन बना दिया और मैंने बोला कि दो तार जोड़ रखे हैं मैंने, यही दोनों तार हैं मगर ये दोनों समांतर में जुड़े हुए हैं। आई रिपीट, ये दोनों तार मैंने समांतर में जुड़े हुए हैं। ये पहले वाले का 5 ओम है, आई रिपीट, पहले वाले का 5 ओम, दूसरे वाले का 7 ओम। कुल प्रतिरोध की अगर बात करेगा तो 1/R नेट। R नेट मतलब R टोटल भी लिख सकता हूं, RT भी लिख दिया मैंने। 1/5 प्लस 1/7 आपको पता है 35, ये हो जाएगा 7 प्लस 5, 7 में 5 12/35, मगर ये आया 1/RT। अगर आपने RT की वैल्यू निकालनी है तो ये 1/RT है तो RT/1, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 35/12। आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, कुल प्रतिरोध। पहला न्यूमेरिकल, यानी कि जो सिंपल न्यूमेरिकल था आपकी परीक्षा में आने लायक, जो आपके रेजिस्टेंस से आने लायक, वो मैंने करा दिया। अब एक बात याद रखेंगे, यहीं पर से हम एक और चीज जानेंगे, ठीक हो गया। यहीं पर से हम एक और चीज जानेंगे। मैं इन न्यूमेरिकलों को मिटा रहा हूं, इसका भी हमारे लिए कोई काम नहीं है, ठीक हो गया। देखिएगा भाई, चलिए भाई, तो अभी तक हम लोगों ने एक चीज देखी कि कैसे हम लोग पैरेलल और सीरीज में चीजों को जोड़ सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। हमने ये तो हो गया एक लेवल, आपके पेपर में अभी तक इतना ही लेवल देखा गया है। अब इसमें एक हल्का सा एक लेवल बढ़ा रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं, हल्का सा एक लेवल बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं अभी तक तो हमने वैसे तारों को जोड़ रखा है। अब मान लेते हैं अगर हम इन तारों के साथ साथ, जो ये तार हैं, ये वायर हैं, इनके साथ अगर एक बैटरी भी लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। मान लेते हैं अगला न्यूमेरिकल, दो पहले कर दी, तीसरा वाला ही कर रहे हैं। मैंने बोला कि वही बिल्कुल सेम बात है, एक वायर जुड़ा हुआ है, उसके साथ ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, मगर अभी क्या कर दिया है, इसके साथ एक बैटरी भी लगा दी है। आई रिपीट, इसके साथ एक बैटरी भी लगा दी हुई है। आई रिपीट, इसके साथ हमने एक बैटरी लगा दी है। चलिए मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर को रेजिस्टेंस है 5 ओम का, यहां पर को रेजिस्टेंस है 7 ओम का, और मैंने बोला कि जो बैटरी है यह है 15 वोल्ट की। ध्यान से सुनना, मैंने बोला ये जो बैटरी है यह है 15 वोल्ट की। अब मैंने आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा और मैंने बोला कि बताओ
इस वाला जो एक सर्किट मैंने बनाया हुआ है, इस वाले सर्किट में कुल कितनी धारा बहेगी। आई रिपीट, इस वाले सर्किट में कुल कितनी धारा बहेगी। तो याद रखेंगे भाई, इस वाले में भी आप लोगों को एक न्यूमेरिकल ध्यान से समझेंगे, करना पड़ेगा। हम बात करेंगे इन दोनों तारों में कितनी धाराएं बहेंगी। तो यहां पर को आप लोगों ने लगाना है भाई ओम्स लॉ। याद रखेंगे ये है R, ये है रेजिस्टेंस प्रतिरोध। अब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। बैटरी दोनों जगह एक ही काम करेगी। अब मैंने बोला ये I1 और ये I2, क्लियर हो गया। ये है I1 और ये है I2, ये पहली धारा है और ये है दूसरी धारा, क्लियर हो गया। तो अब अगर आपसे पूछेगा कि धारा कितनी बहेगी, तो V बराबर आप लोग क्या करेंगे IR, क्लियर हो गया ना। अगर आपसे पता है 15 वोल्ट की बैटरी है, दो जगह लगेगा, एक V बराबर IR, I1 R1, V बराबर I2 R2। तो याद रखेंगे V बराबर I1 हमने निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का है, तो I1 जो धारा बहेगी वह 3 एम्पियर की बहेगी, क्लियर हो गया। और याद रखेंगे भाई यहां पर को जो I2 है वह 7 है, सॉरी I2 हमने निकालना है, जो रेजिस्टेंस है वह 7 है, तो I2 बराबर हो गया 15/7 एम्पियर, 15/7 एम्पियर। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया धारा निकालिए दोनों में, क्लियर हो गया, तो आप लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। हमारे पास दूसरा तरीका भी है, आई रिपीट, हमारे पास दूसरा तरीका भी है जो लंबी मेथड है। आप पहले एक और काम कर सकते हैं, दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्ट है। आप पहले दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालिए। आप अगर दोनों का क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध निकालेंगे। अगर आप दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक ही सीरीज में हो जाएगा। फिर लगाइए क्या, V बराबर IR, तो वहां से भी आपका आंसर सेम आएगा, मगर वहां पर कोई दोनों धाराएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्लियर हो गया ना भाई। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स, क्लियर हो गया। आई सपोज आप लोगों के समझ में आ गया। दूसरा वाला हर किसी के लिए नहीं है, टेक्निकल वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे। आई रिपीट, टेक्निकल वालों के पेपर में दूसरा न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक हो गया भाई। बाकी लोगों के उसमें पहला आएगा, धारा निकालने के लिए आएगा। तो बस एक बात याद रखना, आपको रिलेशन याद होना चाहिए, V बराबर IR, ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR वोल्टेज, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच में संबंध दिखाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहां पर से आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आएगा। मैं आपको हल्का सा हिंट देके समझाऊंगा, ठीक हो गया ना, बट आपको उससे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक हो गया ना। ध्यान से समझेंगे, आपको उसको समझना पड़ेगा, और आप ये न्यूमेरिकल्स घर जाके करेंगे, ठीक हो गया। आप ये न्यूमेरिकल्स एक और बार घर जाएंगे, घर पे एक दो वैल्यूज और लेंगे, या आपकी जो प्रैक्टिस सेट होंगी उससे आप लोग करेंगे। मगर मैं उससे पहले आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, क्लियर हो गया ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो हमारा घर होता है, क्लियर हो गया, जो हमारा घर होता है, घर में हमारे पास किस तरह का वायर अरेंजमेंट होता है, क्लियर हो गया ना। तो आप लोगों का ये टास्क है, आप लोग थोड़ा सा घर से ढूंढ के आएंगे, ठीक हो गया ना। तो चलिए, अगर हम बात करेंगे, घर में जाइएगा, ढूंढिएगा, उसके पीछे का लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। अब इधर देखिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा, बोलना मत। अच्छा, अब आप लोगों से यहां पर से जो डेफिनेशन पूछी जाएगी, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा फ्यूज वायर, यानी कि जो हमारा फ्यूज तार होता है। फ्यूज तार क्या होता है, सबसे पहले फ्यूज वायर, फ्यूज तार, ध्यान से सुनना, फ्यूज तार की अगर मैं बात करूंगा, फ्यूज वायर की, अगर आप सभी लोगों के घर में जो पुराने वाले मीटर हुआ करते थे, आई रिपीट, जो आप लोगों के घर में पुराने वाले मीटर हुआ करते थे, तो जो फ्यूज वायर होते हैं, जो मीटर में फ्यूज वायर लगाए रहते हैं, जब भी कभी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वहां पर से जो सॉकेट होता है उसका फ्यूज वायर निकल जाता है, उसी को हम बोलते हैं फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर आपको पता चल गया, जब भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो खुद ही क्या हो जाता है, टूट जाता है, वहां पर से इलेक्ट्रिसिटी अंदर नहीं जा पाती है। इस टाइप का होता है कुछ, जो हमारा ये होल्डर होता है उसमें ऐसे करके फ्यूज वायर लगाया जाता है, ठीक हो गया ना। चलिए भाई, फ्यूज वायर से बनने वाले क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। फ्यूज वायर से बनने वाले क्वेश्चन, सबसे पहली बात आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फ्यूज वायर बने रहते हैं, जो घरों में हमारा फ्यूज वायर होता है, वो किस चीज का बना होता है, तो आप बोलेंगे वह बना होता है लेड और टिन का। आई रिपीट, इट इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन मेड बाय, तो आप लोग बोलेंगे लेड और टिन का बना रहता है, पीबी और एसएन का बना रहता है, पीबी और एसएन लेड और टिन का बना हुआ होता है। याद रखेंगे भाई, पीबी और एसएन लेड और टिन का बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा गया जो फ्यूज वायर है यह एक एलॉय है, यह एक मिश्र धातु है।
और मिश्र धातु दो धातुओं से बनी होती है, वो दो धातु हैं लेड और टिन। लेड मतलब पीबी, टिन मतलब एसएन। अगर खाली सिंबल आएगा तो आप करेंगे पीबी प्लस एसएन। और याद रखेंगे अगर आपसे कभी पूछा गया तो याद रखेंगे एसएन की मात्रा ज्यादा होती है 63% और 37% होता है सीसा या लेड जिसे हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? आप लोग इसे सीसा भी बोल सकते हैं। लेड मतलब सीसा और क्या हो जाएगा हमारा टिन। आगे चलेंगे दोस्तों। अब आपसे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछेंगे बताइए जो हमारा फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट, आई रिपीट फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं हम। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक होगा, आई रिपीट फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा गलनांक होगा, वह अधिक होगा या कम होगा? तो आप लोग बोलेंगे जो गलनांक होता है वह बहुत ही कम होता है। आई रिपीट जो इसका गलनांक होता है वह बहुत ही कम होता है। इसका हम एक्सप्लेन 2 सेकंड के बाद करेंगे, क्योंकि जब हम हीटर वायर पढ़ेंगे तो वहां पर को आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा। आई रिपीट वहां पर को यह समझ में आ जाएगा। जब मैं हीटर वायर पढ़ाऊंगा तो वहां पर को मैं मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करके पढ़ाऊंगा तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला चीज आपसे पूछेगा इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध, ये आप समझ सकते हैं। आप बस ध्यान से समझिएगा। अगर आपके घर पे जो बाहर पे को लगा हुआ तार है, जो आपके मीटर के यहां पर को लगा हुआ होता है, अगर उसका प्रतिरोध, उसके रोकने की क्षमता कम हुई, अगर उसका प्रतिरोध रो होगा, रोकने की क्षमता कम हुई, तो क्या होगा? हाई वोल्टेज वाली करंट कहां जाएगी? घर के अंदर आ जाएगी। तो लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो याद रखेंगे जो फ्यूज वायर लगाया जाता है उसका जो प्रतिरोध होता है वह हाई होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। आई रिपीट जो प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है। निम्न प्रतिरोध होगा तो हाई वोल्टेज वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, हाई वोल्टेज वाली जो करंट होगी वह घर के अंदर आ जाएगी। अगला मेरिट डिसाइडिंग प्रश्न अगर आएगा पेपर में फ्यूज वायर से रिलेटेड, अगर आपसे पूछा गया कि जो फ्यूज वायर होता है वह लाइव वायर के साथ, ध्यान से सुनना, फ्यूज वायर लाइव वायर के साथ कैसे कनेक्ट होता है? समांतर में कनेक्ट होता है या श्रेणी में? अच्छा, अब मैं आप लोगों को मैं एक बार हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। देखो भाई, मान लो कि ये वाला है मेरा पास, जो ये वाला वायर है, ये वाला है फ्यूज वायर। अब अगर मैं फ्यूज वायर के साथ, ध्यान से सुनना, अगर जो लाइव वायर होगा, अगर ये लाइव वायर है, ये अंदर के जो हमारी घर की बिजली है, अगर इस लाइव वायर को मैंने ऐसे ही श्रेणी में जोड़ दिया तो ठीक है, बढ़िया है। ये फ्यूज वायर है, ये लाइव वायर है। अगर मैंने फ्यूज वायर को, जो फ्यूज तार है, फ्यूज तार को अगर मैंने जो हमारे घर का लाइव वायर है अगर उसके साथ समांतर में जोड़ा, अगर मैंने उसको किसके साथ जोड़ दिया? समांतर में। तो तुम खुद बताओ, फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर में अगर अंदर आएगा, आई रिपीट अगर हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, सब अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे? भूस। यहां भी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, सब अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे? भूस हो जाएंगे। यानी कि मान लो एक जगह प्रतिरोध लगा, एक जगह नहीं लगा, यानी कि एक जगह रुक के, एक जगह से फ्यूज टूट के अगले जगह से पैरेलल में क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी अंदर जा सकती है। मगर जो हम जोड़े रहते हैं उसको सीरीज के साथ, ताकि अगर फ्यूज वायर में ज्यादा आए तो यहां से टूट जाएगा और अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। पैरेलल में तो उसके बाद 2 रास्ते हो जाएंगे, इतना याद रखेंगे। पैरेलल में उसके बाद 2 रास्ते हो जाएंगे, एक जगह अगर रुक भी गया तो दूसरी जगह से अंदर क्या जा सकती है? इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। तो याद रखेंगे भाई, वह जुड़ा रहता है हमारे पास कौन से वाले में? सीरीज में। क्लियर हो गया ना भाई? किसमें जुड़ा रहता है? सीरीज में। ये हमारा जो फ्यूज वायर है वो अंदर के वायर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। कैसे क्रम में जुड़ा रहता है? श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, श्रृंखला क्रम भी बोल सकते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। It is connected in series. It is connected in series. मैंने आपको पूरा साइंटिफिक तरीके से नहीं समझाया, बट मैंने आपको हल्के हल्के तरीके से समझा दिया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह एक एलॉय होता है। फ्यूज वायर जो होता है मिश्र धातु होती है, यह एक एलॉय होता है, मिश्र धातु होती है। और मिश्र धातु का मतलब होता है, मिश्र जो धातु होती है ये 2 धातुओं से बनी होती है। ये सीसा और टिन से बना हुआ है, जिसमें टिन की मात्रा ज्यादा है, इसका गलनांक कम होता है, ये भी हम समझेंगे कंपेयर करके। मगर आप समझेंगे प्रतिरोध इसका उच्च होता है, निम्न प्रतिरोध होगा तो वोल्टेज कहां चले जाएगी? अंदर चले जाएगी। इसको श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं ताकि एक वायर में आएगा तो कट जाएगा, नहीं तो अन्यथा दूसरा रास्ता मिलेगा कहां जाने के लिए? अंदर जाने के लिए। अगला प्रश्न हम जो बात करने वाले हैं, ये तो हो गया हमारा फ्यूज वायर। एक और वायर होता है हमारे पास, हीटर वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। हीटर वायर, आप सभी लोगों ने ठंडियों के समय में हीटर जलाई होगी, जो हमारे पास गोल वाला हीटर होता है, जो इसके अंदर ऐसे तार होते हैं मुड़े मुड़े से,
हम अभी इसी वाले वायर के बारे में बात करने वाले हैं, जो हीटर होता है हमारा। हीटर के अंदर जो हमारा वायर होता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा कि यह किसका बना होता है। तो आपका आंसर होगा कि सर ये जो हमारा बना होता है यह नाइक्रोम का बना होता है। आई रिपीट, ये प्रश्न आ चुका है पहले भी। यह भी एक दो धातुओं से बना हुआ होता है। आई रिपीट, ये जो बना होता है हमारा नाइक्रोम से बना हुआ होता है। और आप नाइक्रोम को देखकर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये निकिल और क्रोमियम का बना रहता है। आई रिपीट, यह निकिल और क्रोमियम का बना रहता है। निकिल प्लस क्रोमियम, ये दो धातुएं हैं जिनसे हमारा हीटर वायर बना रहता है। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर हो गया ना, ये याद करने वाला है। अब आता है समझने वाला। अगर मैं हीटर वायर की बात करूंगा तो याद रखेंगे इसमें भी जो प्रतिरोध होता है, चलो प्रतिरोध तो आपको तीसरा वाला पॉइंट है, यहां भी तो मैं यहां भी लिख देता हूं। रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, रोकने की जो क्षमता होती है वो इसमें भी हाई होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी अगर प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है, क्लियर हो गया ना। तो यानी कि जो हाई वोल्टेज वगैरह अगर सारी चीजें आ सके तो ज्यादा ना चले। अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा, अगर मैं इस तार के गलनांक की बात करूंगा, अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा, अगर मैं इसके गलनांक की बात करूंगा, जो इसका गलनांक होगा, आप सोचो अगर इसका गलनांक लो होगा, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो इसमें थोड़ा सा ही, अगर ज्यादा थोड़ा ही आग जलेगी, अगर ये थोड़ा ही गर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। यानी कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। अब देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों हुआ, क्योंकि जितने ज्यादा की वोल्टेज आएगी उतना क्या होगा, गर्म होगा। अगर ये तार थोड़ा भी गर्म हो गया, यानी कि थोड़ा भी वोल्टेज आई, थोड़ा भी गर्म हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक लो होता है। इससे याद करोगे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितनी ज्यादा हम इसको ऊर्जा दें, यानी कि कितनी ज्यादा हम इसको एनर्जी दें, कितना हम गर्म करें कि ये टूट जाएगा। मगर इस हीटर तो होता है गर्म करने के लिए ना आदमी को। अगर थोड़ा सा ही गर्म हीटर हुआ, हीटर का तार ही टूट गया तो क्या फायदा। तो जो हीटर में तार होता है उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। जब इसमें बहुत ही ज्यादा जब हम इसको राफ देंगे, यानी कि जब बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तब जाके वह गलेगा। मगर इसका क्या होता है, लो होता है। इसको थोड़ा एनर्जी मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये क्यों लगाया है हमने, ताकि अंदर ज्यादा एनर्जी या लाइट ना आए। तो थोड़े से लाइट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इसका गलनांक लो होता है, इसका गलनांक क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस आप लोग समझ गए हैं, ये कनेक्टेड होता है, किसमें होता है, सीरीज में होता है। तो अभी तक हम लोगों ने फ्यूज वायर और हीटर वायर, दो वायर करे, जहां से आपकी परीक्षा में बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनते हैं। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया। तो देखो भाई, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फ्यूज वायर और हीटर वायर। फ्यूज वायर दो चीजों का बना होता है, लेड और टिन। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, समांतर क्रम में नहीं जोड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ होता है। नाइक्रोम का बना होता है, निकिल प्लस क्रोमियम। मेल्टिंग पॉइंट गलनांक हाई होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, हाई होता है। दो तीन चीजें और हैं जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, मैं उनको डायरेक्टली बताता हूं। ये तो दो हमारे पास वायर थे, यानी कि दो तरह के हमारे पास तार थे, एक फ्यूज वायर यानी कि फ्यूज तार, और दूसरा हम लोगों ने हीटर तार, हीटर वायर के बारे में पढ़ा। अब जो हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए, अब हम लोग एक चीज, अब हम दो डिवाइसेस, अब हम यहाँ पर से तारों के बारे में नहीं, डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। किस डिवाइस का कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे जो सबसे पहले जो डिवाइस हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एमीटर के बारे में। क्लियर हो गया, वह हम पढ़ने वाले हैं एमीटर के बारे में। देखिएगा भाई, अब सबसे मेन बात है कि एमीटर क्या होता है। क्लियर हो गया ना। अब मेन बात है कि एमीटर क्या होता है, तो देखिएगा, एमीटर का प्रयोग हम विद्युत को मापने में करते हैं। क्लियर हो गया, हिंदी में भी इसे एमीटर ही कहा जाता है। और याद रखेंगे भाई, जो इसका प्रयोग होता है वह विद्युत को मापने के लिए किया जाता है, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत को मापने के लिए। आई रिपीट, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत किस तार में कितनी विद्युत है। क्लियर हो गया ना। तो विद्युत को मापने के लिए, आई रिपीट, विद्युत को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह एमीटर का किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, जो एमीटर होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वह कैसा होता है, तो आप बोलेंगे लो होता है, कम होता है। जब प्रतिरोध एमीटर का कम हो पाएगा तब जाके धारा को क्या करेगा, अच्छे तरीके से नापेगा। अगर इसका प्रतिरोध उच्च हो जाएगा तो धारा को मापने में दिक्कतें होंगी। अगला भाई, दूसरा हम लोग बात करेंगे वोल्ट मीटर। इसको हिंदी में भी वोल्ट मीटर ही कहा जाता है।
आई रिपीट, इसे हिंदी में भी वोल्ट मीटर ही कहा जाता है। जैसे हम इसको एमीटर बोलते हैं, ऐसे इसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। इसका काम विद्युत को मापना होता है और इसका काम जो होता है वो वोल्टेज को नापना होता है। क्लियर हो गया? अगर हम बात करेंगे, इसका काम होता है मापना। ये किसको मापता है? किसी भी एक सर्किट में इट वर्क इज टू मेजर वोल्टेज, यह वोल्टेज को नापता है। आई रिपीट, वोल्टमीटर वोल्टेज को नापता है। ये ज्यादा कोई खास नहीं है। क्लियर हो गया? मगर हाँ, ऊपर वाला आता है विद्युत को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। और याद रखेंगे भाई, जो वोल्ट मीटर होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है, आई रिपीट, जो इसका प्रतिरोध होता है वह उच्च होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वह हाई होता है। तभी रेजिस्टेंस जो इसका होता है वह हाई होता है, तब जाके वोल्टेज में जो रीडिंग आएगी वह सही आएगी। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस कम ज्यादा जहां पर को एक्सप्लेन करना था मैं वहां कर चुका हूँ। फ्यूज वायर और हीटर वायर, इन दोनों में बस आपको काम पूछा जाएगा। तो अगर आपसे पूछेंगे एमीटर का काम और अगर आपसे पूछा जाएगा वोल्ट मीटर का काम, तो आप बता दीजिएगा। मगर इससे भी जो ज्यादा जरूरी है, आई रिपीट, इससे भी जो ज्यादा जरूरी है वह है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज रेक्टिफायर और इन्वर्टर। आई रिपीट, रेक्टिफायर और इन्वर्टर। मैं फिर कह रहा हूं, इसका जो काम है, जो हमारे पास दो हैं अगले, रेक्टिफायर और इन्वर्टर, ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है भाई जितने ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, हम बात करने वाले हैं रेक्टिफायर। देखिए भाई, इसे हिंदी में कहा जाता है रिजुकारी या दृष्टकारी। आई रिपीट, इसी को कहा जाता है दृष्टकारी या रिजुकारी। आई रिपीट भाई, इसी को कहा जाता है दृष्टकारी या रिजुकारी, या इसी को एक और चीज कहते हैं हम रेक्टिफायर में हिंदी में भी कहा जाता है। ठीक हो गया ना? रिजुकारी बोलिए, दृष्टकारी बोलिए, एक ही बात है रेक्टिफायर। अगला जो आपसे पूछेगा वह पूछेगा इन्वर्टर। आई रिपीट, अगला जो आपसे पूछेगा वह पूछेगा इन्वर्टर। क्लियर हो गया भाई? अगला जो आपसे पूछेगा वह पूछेगा इन्वर्टर। इन दोनों से बढ़िया प्रश्न बनते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इन दोनों का काम क्या होता है, और आपको बस मैं एक सपोर्ट से समझाऊंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई रिपीट, मैं बस एक सपोर्ट से समझाऊंगा, आपको वैसे ही याद करना है। आपसे पूछा जाएगा जो आपके घरों में, याद रखना, एक सपोर्ट ले रहा हूं मैं, बस ये नोट करके लिख रहा हूं मैं, जो सपोर्ट ले रहा हूं नोट से लास्ट से मैं स्टार्ट करूंगा। सपोर्ट ये है, इससे दोनों चीजें याद करनी है। अगर आपसे पूछा गया जो बिजली होती है वह दो तरह की होती है। अगर आपसे पूछा गया घरों में, इन होम, अगर आपसे पूछा गया कि कौन सी बिजली होती है, तो आप बोलेंगे एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। आई रिपीट, अगर आपसे पूछा गया घरों में कौन सी बिजली होती है, तो आप बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट होती है। आई रिपीट भाई, अगर आपसे पूछा गया कि बताइए आपके जो घर होते हैं, घरों में कौन सी बिजली होती है, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा कि घरों में जो होती है हमारे पास वह होती है अल्टरनेटिंग करंट। और यहां पर से हम बनाते हैं क्वेश्चन। आई रिपीट, यहां पर से हम बनाते हैं क्वेश्चन। अब आपको पता है हमारे घरों में भी इन्वर्टर लगे रहता है। अब जो हमारे घर में इन्वर्टर लगे रहता है, इन्वर्टर का काम होता है हमें बिजली देना, और जब बिजली जाती है तो इन्वर्टर हमें बिजली देता है। और हमें पहले से पता है कि हमारे घरों में एसी लगा होता है, तो आप बोलेंगे इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में बदलना। इसको याद रखना, घरों में होती है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और घरों में इन्वर्टर का काम होता है बिजली देना। और तो पहले से पता है कि भाई साहब घर में एसी बिजली आती है हमारे, तो इन्वर्टर क्या करेगा, एसी को डीसी में तो बदलेगा नहीं। तो याद रखना है, घर में जब बिजली जाती है तो इन्वर्टर के कारण बिजली आती है, और घरों में जो बिजली आती है वो एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट। हिंदी वाले बस एसी डीसी याद रखेंगे। एसी होती है तो इन्वर्टर का काम होता है डीसी में एसी। अगर इन्वर्टर डीसी में एसी होता है तो जो रेक्टिफायर होता है इसका काम होता है एसी से डीसी में बदलना। खत्म बात। ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट है तो बताइए, बस देखना है। अभी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट आपको पता है। और देखो, अगर आपसे पूछेगा डायरेक्ट करंट का कभी एग्जांपल, तो जो बैटरी होती है, जैसे हमारी बैटरी में क्या होता है, बैटरी के अंदर ही करंट बनती है और डायरेक्ट देती है। तो जो बैटरी के अंदर करंट होती है वो कौन सी होती है, हमारी डायरेक्ट करंट। आई रिपीट, जो बैटरी के अंदर करंट होती है वो कौन सी होती है, डायरेक्ट करंट। तभी तो बैटरी के अंदर डायरेक्ट करंट हुई। इन्वर्टर जो डब्बा रखे रहते हैं, बैटरी से डायरेक्ट करंट कहां गई, इन्वर्टर में गई। इन्वर्टर ने डायरेक्ट करंट को कैसा बदला, अल्टरनेटिंग करंट में बदला। और हमारे घर में क्या सप्लाई करी, अल्टरनेटिंग करंट, एसी सप्लाई करी। और ये पेपर में आता है इन्वर्टर, रेक्टिफायर, दृष्टकारी या रिजुकारी हम किसको कहते हैं, रेक्टिफायर को। और इन्वर्टर हो गया हमारा इन्वर्टर। और हमने इस साइड लिखा हुआ एमीटर और वोल्ट मीटर। आई रिपीट, इस साइड लिखा हुआ है एमीटर और वोल्ट मीटर। कोई डाउट्स हैं आप लोगों को इतने में? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर से एक और चीज होती है ट्रांसफार्मर। बस सुनते जाइए, सपोर्ट से जैसे याद करा रहे हैं वैसे याद करते जाइए। एक और चीज आप लोगों ने याद करनी है, जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर।
आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। वैसे ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है, मगर ट्रांसफार्मर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए जो हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा होता है, हिंदी में भी इसे ट्रांसफार्मर ही कहा जाता है। आपको एक बात तो पता है, स्टेप अप स्टेप डाउन दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर हो गया भाई? ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। चलिए मैं शॉर्ट में से लिख दे रहा हूं, ट्रांसफार्म। जो ट्रांसफार्म होता है, आई रिपीट, ट्रांसफार्मर, ठीक हो गया? जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है आपको ये पता होना चाहिए, तो याद रखेंगे। जो ट्रांसफार्मर होता है इसका काम ज्यादा कुछ नहीं होता है, दो तरह का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। वोल्टेज अप करेंगे तो करंट डाउन होगी, करंट डाउन करेंगे तो वोल्टेज डाउन होगी। मगर जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आपसे कहेंगे बताइए जो ट्रांसफार्मर है वह किस नियम पर कार्य करता है, तो आप बोलेंगे जो ट्रांसफार्मर है, इट वर्क ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। आई रिपीट, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। आई रिपीट भाई, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर जो ट्रांसफार्मर है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रखना भाई, ऊर्जा, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये डायरेक्ट आएगा पेपर में, मैं फिर कह रहा हूं इसको समझाने का इतना टाइम है नहीं कैसे होता है, बट याद करेंगे ट्रांसफार्मर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए ये तो समझ में आ गया, मैं इसको एक बार रिवाइज कर रहा हूं। बोलो, हमने जो स्टार्ट किया था वो कहां से स्टार्ट किया? हमारे घरों में क्या आता है? एसी। आई रिपीट, हमारे घरों में एसी करंट आती है, और हमें पता है जब हमारे यहाँ लाइट जाती है तो हमारे घर में जो सिस्टम लगा रहता है, एक बैटरी ऊपर एक इन्वर्टर लगे रहते हैं। अब हमारे घर में अगर एसी आती है तो इन्वर्टर क्या करेगा? नीचे बैटरी में डीसी है, इन्वर्टर डब्बा है, तो डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टर। और अगर आपसे पूछा जाएगा एसी को डीसी में कौन सा कन्वर्ट करता है, तो आप बोलेंगे रेक्टिफायर, दृष्टकारी यानी कि ऋजुकारी। ठीक हो गया? डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन से। अब बताइए अगर इतने में किसी को कोई भी डाउट्स है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं भाई। प्रत्यावर्ती धारा, यस, क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक हो गया? एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर हो गया? डायरेक्ट करंट को क्या बोलते हैं? रिष्ट धारा। क्लियर हो गया? प्रत्यावर्ती धारा याद रखिए। दैट्स ऑल फॉर यू। बताइए क्या इतने में कोई डाउट्स हैं आप लोगों को? चलिए भाई, तो हम लोगों ने देखा ट्रांसफार्मर, ठीक हो गया, और हम लोगों ने देखा रेक्टिफायर, इन्वर्टर, और घरों में हमारे कौन सी करंट होती है। अब हम यहीं पर से आगे बढ़ रहे हैं और याद रखेंगे यहां पर से एक चीज तो आपको पता है, कुलाम्ब्स लॉ। चलिए कुलाम्ब्स लॉ से पहले एक चीज मैं करा देता हूं आप लोगों को, इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति क्या होती है, याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर की, हम बात कर रहे हैं विद्युत शक्ति की, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर होती है, विद्युत शक्ति होती है। विद्युत शक्ति क्या होती है? क्लियर हो गया? अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति की, तो याद रखेंगे इसकी एक हल्की सी डेफिनेशन है, तो याद रखेंगे रेट ऑफ पावर ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनेंगे, रेट ऑफ कंजप्शन, अच्छा पावर नहीं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। देखिए अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं आपको, ये इतना जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बता रहे हैं। अगर कोई भी विद्युत परिपथ है, या मैं ऐसा बोलूंगा कोई भी एक विद्युत सर्किट है, किसी भी विद्युत परिपथ में जिस दर से ऊर्जा बहेगी या जिस दर से ऊर्जा स्थानांतरित होगी, जिस दर से ऊर्जा एक दूसरे से जगह स्थानांतरित होगी, उसी को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए अगर हम इसको सिंपल तरीके से बोलेंगे, पावर है, पी से दिखाएंगे, बराबर, याद रखना। अगर मैं बोलूंगा जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा t सेकंड में जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति कहेंगे। क्लियर हो गया ना? यानी कि P बराबर क्या होता है? E बट्टा T। और याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पेपर में पूछी जाती है, आपसे पूछेंगे जो पावर होती है, शक्ति होती है, इसकी जो इकाई क्या होती है, तो आप बोलेंगे वाट होती है। आई रिपीट, पावर की जो यूनिट होती है वह वाट होती है। एनर्जी जो यहाँ पर को ऊर्जा है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल। आई रिपीट, जो एनर्जी होती है इसकी यूनिट होती है जूल। टी यानी कि टाइम की यूनिट होती है सेकंड। और याद रखेंगे तो अगर आपसे पूछा जाएगा 1 वाट बराबर, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा
1 वाट बराबर, तो आप बोलेंगे 1 जूल प्रति सेकंड। क्लियर हो गया? 1 वाट बराबर होगा 1 जूल प्रति सेकंड। और याद रखेंगे यहीं पर से एक और चीज हमें याद करनी है, 1 हॉर्स पावर बराबर, आई रिपीट, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 हॉर्स पावर बराबर 1 HP बराबर, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। आई रिपीट 746 वाट। ये आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाने वाली चीजें हैं। क्लियर हो गया भाई? तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन से आपको कुछ नहीं लेना देना है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर बराबर एनर्जी बट्टा टाइम, यानी कि जितनी एनर्जी होगी पर टाइम, P बराबर E बट्टा T। बताइए कोई दिक्कत है? अगला एक और चीज यहीं पर को हम समझ लेते हैं, कुलाम्ब्स लॉ, कुलाम्ब का नियम। कुलाम्ब्स लॉ क्या कहता है, यानी कि कुलाम्ब का नियम क्या कहता है? देखोगे कुलाम्ब्स लॉ, अगर हम कुलाम्ब्स लॉ की बात करेंगे तो कुलाम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच में, याद रखेंगे दो चार्जेस हैं मेरे पास, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है मेरे पास Q2। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है R। अब याद रखेंगे इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसके बारे में हमें एक रिलेशन देता है। और ये क्या कहता है, जो ये दोनों चार्ज हैं, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के गुणनफल के, Q1 इंटू Q2। और याद रखेंगे यही फोर्स, आई रिपीट, यही फोर्स विद क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो इसके बीच की दूरी है उसके स्क्वायर पे, यानी कि उसके वर्ग के। क्लियर हो गया? और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को एक में मिलाएंगे F तो F विल बी इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टा R का स्क्वायर। अगर हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे, यानी कि समानुपाती, क्या कहते हैं इसको प्रोपोर्शनल को हिंदी में? समानुपाती कहते हैं ना। हाँ, ये हो गया समानुपाती, हो गया विद क्रमानुपाती। तो याद रखेंगे अगर हम बात करेंगे समानुपाती को अगर हम हटाएंगे, बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, यहाँ पर जाएगा Q1 और Q2 बट्टे में क्या आएगा? R का स्क्वायर। R क्या आएगा? स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को ये? तो F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया आपका कूलॉम का नियम। क्लियर हो गया भाई? और यहीं पर से एक और चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो विद्युत से जितने भी प्रश्न बनने वाले थे, पावर हम लोगों ने कर लिया, वोल्ट मीटर कर लिया, एमीटर कर लिया, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, इन्वर्टर कर लिया, रेक्टिफायर कर लिया, सीरीज और पैरेलल में कर लिया। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने सबके सब क्या कर लिए हैं? कर लिए। क्लियर हो गया? चलिए